इस बार ममता बनर्जी के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनाव में अब 1 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें ममता ने अपने सबसे मजबूत महिला वोटर के साथ साथ बेरोजगार युवाओं पर भी फोकस किया है। लेकिन भाजपा, ओवैसी और हुमायूं जैसी चुनौतियों के बीच क्या ये घोषणा पत्र ममता को सत्ता दिला पाएगा या इस बार ममता का अपनी कुर्सी बचा पाना मुश्किल होगा? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल चुनाव इस वक्त काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ दशकों से राज करने वाली ममता बनर्जी, जिनका जनाधार बंगाल में काफी मजबूत माना जाता है, तो वहीं देश की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी भाजपा, जो चुनाव दर चुनाव बंगाल में मजबूत होती जा रही है। एक तरफ एसआईआर से लगा ममता बनर्जी को झटका, तो वहीं दूसरी तरफ ममता के मुस्लिम वोटरों पर हुमायूं ओवैसी की नजर। बिखरते वोट बैंक को साधने और महिला शक्ति के साथ सत्ता में लौटने के लिए ममता बनर्जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं, जैसे लक्ष्मी भंडार योजना में बढ़ोतरी। जी हां, महिलाओं को मिलने वाली लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए की बढ़ोतरी का वादा किया गया है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिला लाभार्थियों को 1500 रुपए महीना यानी सालाना 18,000 रुपए मिलेगा। तो वहीं SC/ST लाभार्थियों को 1700 रुपए महीना यानी सालाना 20,400 रुपए मिलेगा। युवा साथी योजना, इसके तहत बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति महीने की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है टीएमसी की तरफ से। 30,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट का वादा, जिसमें किसानों और भूमिहीन किसानों के लिए सहायता और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण में सुधार भी होगा। नंबर 4 पर है हर परिवार को पक्का घर योजना। राज्य के सभी परिवारों को स्थायी आवास देने का बड़ा वादा किया गया है। हर घर तक पाइप से पानी की घोषणा, सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना का इसमें वादा किया गया है। नंबर 6 पर है दुआरे चिकित्सा कैंप योजना, जिसके तहत हर ब्लॉक और शहर में सालाना लगेगा स्वास्थ्य शिविर, लोगों को घर के पास ही इलाज मिल सकेगा। 7वें नंबर पर है सरकारी स्कूलों का उन्नयन यानी बांग्लार शिक्षायतन, जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किए जाएंगे। बंगाल को ट्रेड हब बनाने का वादा भी किया गया है, यानी पूर्वी भारत के व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आधुनिक लॉजिस्टिक्स, पोर्ट और ग्लोबल ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाएगी। 9 नंबर पर है बुजुर्गों के लिए पेंशन विस्तार, यानी कि मौजूदा लाभार्थियों को निर्बाध पेंशन और सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और 10वें नंबर पर है 7 नए जिले बनाए जाएंगे। जी हां, प्रासंगिक सुधार के लिए नए जिलों और शहरी निकायों के विस्तार का ऐलान किया गया है। यानी कुल मिलाकर इस घोषणा पत्र से साफ है कि ममता बनर्जी का चुनावी एजेंडा विकास पर है। लेकिन इतने सालों से बंगाल के सत्ता में काबिज रहने के बावजूद भी अगर हर घर तक नल से साफ पीने का पानी और पक्का घर नागरिकों को नहीं मिल पाया है, तो क्या आने वाले 5 सालों में यह संभव हो पाएगा? ये सवाल भी उठ रहे हैं। बंगाल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और चुनौतियां क्या ममता को सत्ता से दूर कर देंगी? ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है और ममता के खिलाफ फैली नाराजगी को अब भुनाने में भी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। जहां एक तरफ भाजपा का फोकस महिला और गैर मुस्लिम वोटरों पर है, तो वहीं बावरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर मुसलमानों को ममता के खिलाफ एकजुट कर अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हुमायूं कबीर ने ओवैसी के साथ गठबंधन भी कर लिया है। जहां ममता की भवानीपुर सीट से भाजपा के शिवेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं हुमायूं कबीर ने ममता की सीट पर एक मुस्लिम महिला को उम्मीदवार बनाकर उतारा है। इन सब के बीच ममता को क्या उनका ये घोषणा पत्र बंगाल हारने से बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी के सामने कई चुनौतियां हैं और उनका जो घोषणा पत्र है अब वो सामने आ गया है। देखने में तो काफी लोक लुभावन है, लेकिन क्या जनता को ये पसंद आएगा? आपको क्या लगता है बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।